नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के 4th चरण में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। हिंदी में अगर बात करें तो शारीरिक शिक्षा फॉर दिव्यांग, यानी विकलांगों के लिए शारीरिक शिक्षा। देखो, इसमें एक स्पेशल टर्म यूज हुई है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं हमारे आस पड़ोस, हमारे समाज के अंदर, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वे आपके क्लास में हो सकते हैं, आपके विद्यालय में हो सकते हैं, आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं, और समाज में तो होते ही हैं। उनके लिए कुछ विशेष प्रावधानों की आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम इस पाठ के माध्यम से विस्तार से पढ़ रहे हैं। देखो, जो स्पेशल नीडेड चाइल्ड होते हैं उनमें दो प्रकार के विकृतियां पाई जाती हैं। नंबर 1 डिसेबिलिटी, नंबर 2 डिसऑर्डर। इन दोनों की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, इन दोनों के कॉजेज पूछे जाते हैं, कारण और इनका समाधान, इनकी रोकथाम। अब इन्हें हम पढ़ते हैं विस्तार से। क्वेश्चन आ जाता है आपका, विकलांगता से आप क्या समझते हैं, या अपंगता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी। आ जाता है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझना होगा डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का। देखो, मैं साधारण सी बात कर रहा हूँ। जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। मान लीजिए मेरा एक हाथ कट गया तो कट गया, उसको दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। मेरी एक आंख खराब हो गई तो हो गई, उसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। वहीं अगर मेरे हाथ में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो कुछ विशेष फिजिकल एक्सरसाइजों के माध्यम से, कुछ विशेष दवाइयों के माध्यम से उस हाथ की कंपन को ठीक किया जा सकता है। मान लीजिए मुझे आंखों से कम दिखाई देने लगा, तो कुछ यौगिक एक्सरसाइज करने से, डाइट में कुछ विशेष प्रकार की चीज़ों को शामिल करने से, कुछ दवाइयाँ लेने से, लेज़र लेंस लगवाने से, चश्मे पहनने से मेरी उस विकृति को ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक आंख है ही नहीं, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट होती है, और जो डिसऑर्डर होता है वो परमानेंट नहीं होता। डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है। कह सकते हैं कि डिसऑर्डर प्रोसेस है डिसेबिलिटी का, डिसेबिलिटी तक पहुँचने का। डायरेक्ट तो कुछ होता नहीं है। मान लो अगर आपको टाइफाइड भी होएगा, डेंगू होगा, तो सबसे पहले आपका शरीर का तापमान बढ़ेगा, बुखार आएगा आपको लगातार। अगर बुखार 1-2 दिन में ठीक हो गया तो ना तो आपको डेंगू है ना आपको टाइफाइड है, नॉर्मल वायरल है। लेकिन अगर बुखार लगातार चलता चला गया तो फिर वो अलग प्रकार के रोगों को जन्म दे सकता है, अलग प्रकार की शंकाओं को जन्म दे सकता है। वैसे ही अगर डिसऑर्डर को पहले ही पकड़ लिया जाए तो डिसेबिलिटी नहीं होगी।
हाँ, कुछ विशेष प्रकार की डिसेबिलिटी होती हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी, जिनका कोई सिम्टम नहीं होता, अचानक एक्सीडेंटली हो जाती हैं। मान लो कोई बिजली का करंट लग गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, छत से गिर गया, या किसी को कोई अचानक चोट लग गई। तो इस प्रकार से कुछ विशेष डिसेबिलिटी हैं जो पहले से हम सिस्टमेटिक नहीं होती हैं, अचानक हो जाती हैं, लेकिन कुछ डिसेबिलिटी डिसऑर्डर के बाद आती हैं। अब हम आगे चलते हैं, इनकी डेफिनेशन, प्रॉपर जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो एक बार पढ़ लेते हैं। डिसेबिलिटी, एनी डिसएडवांटेज ड्यू टू विच एन इंडिविजुअल इज नॉट able to perform the activity of normal human life is known as disability. चलने में परेशानी हो रही है, ज़्यादा देर तक बैठने में परेशानी हो रही है, लिखने में परेशानी हो रही है, पढ़ने में परेशानी हो रही है, बोलने में परेशानी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी का रूप हो सकता है, जो आप अपनी डेली रूटीन नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए किसी का एक हाथ खराब है तो उसे कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं को सामना करना पड़ेगा। किसी के कान खराब है, आँख खराब है, या किसी का और कोई अंग खराब है, शरीर का अंग क्षत विक्षत हो गया है, या किसी भी प्रकार से आपको सामान्य जीवन यापन करने में कठिनाई महसूस होती है, तो वो आपकी डिसेबिलिटी का एक रूप हो सकता है। वहीं अगर डिसऑर्डर की बात करें, एनी डिसरप्शन due to which an individual is not able to perform his daily human activity is known as disorder. तो लगभग दोनों की परिभाषाएं मिलती जुलती ही हैं, लेकिन एक दूसरे से एकदम अलग हैं, एकदम भिन्न हैं। अब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की विस्तार से। डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है? डिसेबिलिटी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, फिजिकल डिसेबिलिटी। शरीर का कोई अंग अगर क्षत विक्षत हो गया, कोई अंग नहीं रहा, जिसे आप देखकर दूर से ही कह सकते हो ये तो लंगड़ा है, ये तो बिना हाथ का है, ये तो अंधा है, जो आपको दूर से ही दिखाई दे रहा है कि इसका एक अंग नहीं है शरीर का, ये फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। एक मेंटल डिसेबिलिटी होती है। मेंटल डिसेबिलिटी में क्या होता है, यानी वो जो लाइफ में आने वाली कैलकुलेशन होते हैं, सही गलत में जो भेद करने की समझ होती है, जो मानसिक शक्ति का प्रयोग करने की जहाँ बात आती है, तो वहाँ वो निर्णय नहीं ले पाते पूरी क्षमता के साथ। सोचने समझने की उनकी जो गति होती है, भले बुरे को पहचानने की जो उनकी गति होती है, वो मंद होती है, स्लो होती है। एक होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे हम व्यावहारिकता कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को दूसरों को परेशान करने में ही बहुत मज़ा आता है, तो ये उनकी मानसिकता है। ये भी एक डिसेबिलिटी का ही प्रकार है। तो 3 प्रकार की डिसेबिलिटी आप याद रखेंगे। नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 मानसिक, नंबर 3 व्यवहारिक। इंग्लिश में अगर बात करें, फिजिकल डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जिसे मेंटल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसे हम व्यवहारिक अपंगता कहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का व्यवहार ही होता है झूठ बोलना, दूसरों को तंग करना। तो इस प्रकार से ये 3 आपकी डिसेबिलिटी होती हैं। अब इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखो, शारीरिक जो विकृतियाँ आती हैं शरीर के अंदर, फिजिकल जो डिसेबिलिटी होती है, उसको तो आप साधारण सा डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1, ये जेनेटिक हो सकती है, आनुवंशिकता के आधार पर हो सकती है। नंबर 2, ये एक्सीडेंटल होती है,
दुर्घटना से हो सकती है। नंबर 3, आपके काम करने का जो एनवायरनमेंट है उससे भी हो सकती है। आपके खान पान पर भी निर्भर करती है, उससे भी हो सकती है। मान लीजिए आपके डाइट बैलेंस नहीं है तो भी ये डिसेबिलिटी हो सकती है। आपकी आदतों के ऊपर भी निर्भर करती है। अगर आप कपड़े ठीक नहीं पहनते, आप नंगे पैर दौड़ते हैं सीमेंटेड रोड पर, या फिर आप टाइट जूते पहनते हैं, या फिर आपकी जो डेली रूटीन है वो ठीक नहीं है, आप जिस फर्नीचर को यूज़ करते हो फर्नीचर ठीक नहीं है, उससे भी फिजिकल डिसेबिलिटी होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेंटल डिसेबिलिटी की। ये आनुवंशिकता के आधार पर होती है, हेरिडिटी के आधार पर। मान लीजिए अगर पेरेंट्स के जीन में कोई इस प्रकार का दोष रहा हो तो हो सकता है कि न्यूबॉर्न जो बेबी है, जो न्यू जनरेशन आने वाली है, उसको भी वो डिसेबिलिटी लग जाए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये हमारी संगत, हमारी एजुकेशन, हमारी सोसाइटी, हमारे संस्कार और हमारी आदतों के ऊपर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से आप इन तीनों प्रकार की जो डिसेबिलिटी हैं उनको समझ करके और अपनी क्रियाओं को ठीक करके डिसेबिलिटी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है, एलोबरेट द कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। तो कोई सी भी डिसेबिलिटी पूछ ले, फिजिकल डिसेबिलिटी पूछ ले, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी पूछ ले, इंटेलेक्चुअल पूछ ले, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक डिसेबिलिटी में से कोई सी भी डिसेबिलिटी आपसे पूछ ले, कॉज पूछ ले, तो आप सभी के लगभग समान ही कॉज लिखेंगे। जेनेटिक तीनों का आधार हो सकता है, जिसे हम हेरिडिटी, आनुवंशिकता के आधार पर कहते हैं। तीनों प्रकार की डिसेबिलिटी का आधार हो सकता है। अगर माता पिताओं में कोई इस प्रकार का दोष रहा हो तो हो सकता है कि न्यूबॉर्न बेबी में भी वो डिसेबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाए। दूसरा, पॉवर्टी। जो जनसंख्या है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डिसेबिलिटी को फ्लक्चुएट करने में। कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। मान लीजिए आपके पास 2 किलो दूध का प्रबंध हो सकता है और बच्चे हैं 2, आराम से 2-2 गिलास पी सकते हैं। वहीं अगर बच्चे हैं 10 और 2 गिलास दूध है, फिर क्या हाल होने वाला है आप समझ सकते हैं। तो छोटा परिवार सुखी परिवार इसीलिए कहा गया है कि संसाधनों का छोटे परिवार में सही से सदुपयोग किया जा सकता है। तीसरा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ये बचपन में भी हो सकती हैं, बड़े होने के बाद कोई एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा एक्सीडेंट के बाद याददाश्त चली जाती है, दिखाई देना बंद हो जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है, सोचने समझने की, बोलने की जो क्षमता होती है वो विचलित हो जाती है। इन्फेक्शन डिजीज़, कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर, एड्स और पता नहीं कितनी कितनी घातक बीमारियां हैं, तो ये भी आपको डिसेबल बना सकती हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बॉडी के अगर इंटरनल पार्ट्स में कोई खराबी हो गई, मान लीजिए
आपके पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन कम रिलीज होता है, तो 100% आप डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे। अगर आपने उसको ठीक से कंट्रोल कर लिया, समय रहते अपने योगा शुरू कर दिया, एक्सरसाइज शुरू कर दी, खान पान आपने सुधार लिया, तो वो ठीक हो जाएगी। अदरवाइज़ लाइलाज बीमारी हो जाएगी, मरते दम तक आपकी डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकती। कोई मेडिसिन नहीं बनी डायबिटीज़ को ठीक करने वाली। मान लीजिए आपकी आँखों की रोशनी कम होनी शुरू हो गई और स्टार्टिंग में ध्यान दे लिया, तो उसे आप स्थिर कर सकते हैं, चश्मे पहन सकते हैं। और जब एकदम जीरो हो गया, फिर रोशनी को लौटाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उसके बाद मल न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डिसेबिलिटी को दूर करने में। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो ठीक है। मल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन की अगर कमी रह गई शरीर के अंदर, तो आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। और जो कुपोषित लोग होते हैं उनको परिभाषित करना ज़्यादा कठिन काम नहीं है। शरीर कमज़ोर रहता है। जब शरीर कमज़ोर, तो दिमाग का विकास नहीं हो सकता। जब दिमाग कमज़ोर और शरीर कमज़ोर, तो फिर व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। और जब व्यक्तित्व कमज़ोर, तो व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। आप देखते होंगे कोई भी जब भर्ती होती है, दिल्ली पुलिस की होती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स की होती है, रेलवे पुलिस की होती है, पैरामिलिट्री फोर्स की होती है, तो उनका एक मेज़रमेंट होता है कि हमें 72 हाइट चाहिए तो चाहिए, 82 85 हमें चेस्ट चाहिए तो चाहिए, वेट इतना चाहिए तो चाहिए। ना तो वो अंडर वेट को लेते, ना अंडर एज को लेते, ना ओवर एज को लेते। तो बैलेंस होना ज़रूरी है, चाहे वो आपके शारीरिक स्ट्रक्चर का बैलेंस हो, या मेंटल बैलेंस हो, या आपका सामाजिक बैलेंस हो। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर। अगर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, मान लीजिए एक्सीडेंटली बिजली का करंट लग गया, हालत गंभीर हो गई, अगर तुरंत एडमिट कर दिया जाए, तुरंत उसको ट्रीटमेंट दे दिया जाए, तो हो सकता है कि उसे नुकसान ना हो। वहीं अगर ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं मिले, तो पैरालाइज भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। किसी का सर फूट गया, ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तुरंत अगर उसको फर्स्ट एड दे दिया जाए, तुरंत उसको टाँके करके और जो भी उसकी मलहम पट्टी करनी है वो कर दी जाए, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं अगर 2-3 घंटे तक खून बहता रहे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। इसलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट। आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, आप देखते होंगे कभी किसी केमिकल फैक्ट्री से कोई गैस रिलीज़ हो जाती है और उसका फिर आसपास के समाज पर, आसपास के रहने वाले लोगों के जीवन पर कितना बुरा असर छोड़ती है। भोपाल गैस कांड कौन भूल सकता है। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट होते हैं वो भी होते हैं। टॉक्सिक मटेरियल, पेस्टिसाइड्स, इन्फेक्शन हो जाते हैं। जहरीली जो दवाएं हमारे सब्जियों पर, फलों पर और खेतों में छिड़की जो जाती हैं, उनका हमारे शरीर पर बड़ा बेकार असर होता है। उसकी वजह से भी हमारे जो आंतरिक शरीर के अंग हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उससे भी डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। इलनेस, बीमारी एक दुश्मन की तरह अटैक करती है, बिना बताए, बिना सचेत करे। हम सोचते हैं कि हल्का मसल्स पेन हो रहा है, हल्का सर में दर्द हो रहा है, और ये नहीं पता कि किस प्रकार का अटैक आपके शरीर पर हो रहा है।
और जब आप पूरी तरह उसके अंदर में आ जाते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस साल तक वो बीमारी रूप ले लेती है, कितना भयंकर रूप ले लेती है। लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा और ज्ञान की कमी इस चीज़ को बढ़ा देती है। मान लीजिए बाल विवाह, अधिक बच्चे, अनपढ़ता, ये सब लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ही होते थे। जैसे जैसे शिक्षा का महत्व लोगों को समझ आने लगा, जैसे जैसे शिक्षा की जो शक्ति थी लोगों पर छाप छोड़ने लगी, वैसे वैसे लोगों के जीवन में सुधार होने लगा, वैसे वैसे लोगों की समझ विकसित होने लगी। तो ये शिक्षा की कमी से भी हो जाती है। दूसरा है वार, युद्ध, लड़ाई झगड़े। लड़ाई झगड़े में किसी का भला होते हुए देखा है आपने कभी? हमेशा नाश, विनाश, सर्वनाश तक हो जाता है। हाल ही में आपने एक एनकाउंटर के बारे में सुना और पढ़ा और देखा होगा, यूपी का कोई कानपुर का एनकाउंटर जो हुआ, कितने घर तबाह हो गए, कितने घर बर्बाद हो गए। ये आंतरिक कलह ही तो था। चाइना बॉर्डर पे आपने देखा होगा, गलवान घाटी में 20 लोग हमारे शहीद हो गए, 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए। और चाइना का क्या नुकसान हुआ कुछ पता नहीं। पाकिस्तान डेली सीज फायर करता रहता है, कितने घर उजड़ते हैं डेली। लोकल रेजिडेंट को भी नुकसान होता है। जो हमारे सैनिक हैं, जो सीमा के प्रहरी हैं, उनके परिवार बिल्कुल तबाह हो जाते हैं बुरी तरह से। तो वार में कभी किसी का भला नहीं होता। किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, कोई कहीं से पीड़ित, कोई कैसे, कोई कैसे। तो ये सारे के सारे डिसेबिलिटी के कॉजेज़ हैं। मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन, आपने देखा होगा पढ़े लिखे और जो अच्छे परिवार हैं वो प्रॉपर बच्चे की वैक्सीनेशन करवाते हैं। कोई चोट लग जाती है टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं और कई प्रकार के मेडिसिन, दवाइयाँ लेते हैं। हल्का कोई लगता है कि शरीर तंदुरुस्त नहीं है, शरीर गिर रहा है या फिर कोई उनको इलनेस फील होती है, तुरंत ट्रीटमेंट अपना शुरू कर देते हैं। वहीं गांव में क्या करते हैं, देहात में अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो सोचते हैं कि काम की वजह से, थकान की वजह से हो रहा होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन फिर काम पर लग जाते हैं और ट्रीटमेंट हल्का फुल्का वैसे ही, कोई देसी दवाइयाँ ले ली, कुछ काढ़ा पी लिया, कुछ और लोकल इलाज कर लिया। और जब तक पता चलता है कि बीमारी भयानक हो गई, फिर भी वो इधर उधर ही, कभी किसी बाबा के वहाँ झाड़ा लगवा के आ गए, कभी मंदिर में जाके कुछ करके आ गए, इधर उधर ही टाइम ख़राब करते रहते हैं। और बाद में फिर क्या हाल होता है आप समझ सकते हैं। डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट, अगर आप अधिक गर्मी में काम करते हैं तो शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अधिक ठंड में काम करते हैं, शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऊंची हाइट पर काम करते हैं तो शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। पानी के अंदर काम करते हैं तो भी शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। यानी वर्किंग एनवायरनमेंट भी आपके ऊपर अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ता है। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर मुख्य रूप से 5 हैं। एक है ADHD, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर नाम से ही पता चल रहा है कि अटेंशन डिफिकल्टी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ बिहेवियर सिम्टोमेटिक दैट इंक्लूडिंग अटेंशन, hyperactivity and impulsiveness। यानी ADHD के जो सिम्टम हैं
वो सबसे बड़ी जो पहचान है इसकी, वो भूलने की आदत, फॉरगेट डेली एक्टिविटीज़, अपने दिन की क्रियाओं को ही भूल जाते हैं कि मुझे करना क्या था। ट्रबल इन प्लेइंग अटेंशन, एकाग्रता नहीं बन पाती उनकी, ध्यान देने की जो शक्ति है, ज़्यादा देर तक वो पढ़ नहीं पाते, एकदम विचलित हो जाते हैं। केयरलेस और मिस्टेक करनी उनकी आदत हो जाती है, गलतियां करने और गलतियां दोहराने की उनकी आदत बन जाती है। ट्रबल इन सीटिंग इवन फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़ी देर भी वो लगातार बैठ नहीं सकते एक जगह पे टिक के। रिजल्टलेस, रेस्टलेस, आराम भी नहीं कर पाते, बेचैनी रहती है उनके अंदर। डे ड्रीम, दिन में सपने देखते हैं और सपनों के लिए काम नहीं करते, हो ही नहीं पाता काम उनसे। सेल्फ फोकस बिहेवियर, स्वार्थी टाइप के होते हैं, सिर्फ अपने से मतलब होता है। प्रोबल टू ऑर्गेनाइज रूटीन एक्टिविटीज, डिफिकल्टी टू कीप इमोशंस, अपने संवेगों को नियंत्रण नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत भयानक गुस्सा आ जाता है बात बात पे, सहन नहीं हो पाता। ये आपके ADHD। अब ये होते कैसे हैं? ADHD का कॉजेज क्या है, क्यों हो जाता है ये ADHD? एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, नशा का सेवन करने से। नशा फ़ोन का भी है। आप फ़ोन पे कुछ काम कर रहे हैं लगातार कई घंटे से, मम्मी ने बीच में कुछ खाने के लिए भी टोक दिया, नहीं सुनाई देंगे, दूसरी बार टोक दिया, नहीं सुनाई देंगे, तीसरी बार मम्मी ने अगर कुछ धमका के बोल दिया कि इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, बस हो गए तार तार, आ गया गुस्सा, मम्मी को ही बुरा भरा बोल देंगे। हेरिडिटी, अनुवांशिकता के आधार पर भी ये हो सकता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बाय ब्रेन, आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो काम ही इस प्रकार से करने लग जाता है। प्रीमैच्योर बर्थ, समय से पहले बर्थ जब हो जाता है उस बच्चे के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लो बर्थ वेट, जन्म के समय अगर वज़न एवरेज से कम है, उसकी वजह से भी ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन फैमिली, परिवार में अगर अनुशासन नहीं है, परिवार में डिसिप्लिन नहीं है, तो उससे भी ये आपको हो जाता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ब्रेन इंजरी, अगर आपके मस्तिष्क में कोई चोट लग गई है, उससे भी आपको ADHD हो सकता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ट्रॉमा एंड ब्रेन डिजीज, और मोस्ट इम्पोर्टेंट योर डाइट इन योर प्लेट। जो डाइट अपनी प्लेट में ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो आपके मन, मस्तिष्क और ब्रेन पर विशेष प्रभाव छोड़ने वाली है। तीसरा होता है आपका SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बड़ा सिंपल है। सेंसर यानी मेंटल, सेंसरी मेंटल और बायोलॉजिकल, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, क्योंकि सेंसर आपकी संवेदनशीलता से संबंधित है। ये जो मेंटल और बायोलॉजिकल होते हैं, ओवर सेंसिटिविटी, अधिक संवेदनशीलता, बात बात पर रो देना, बात बात पर हंस देना, बिना बात हंसना। ओवर सेंसिटिव टू ऑर्डर्स, डू नॉट एंगेज इन क्रिएटिव प्ले, जो ग्रुप गेम होते हैं उनमें भाग नहीं लेते। स्टे लॉनली, अकेला रहना पसंद करते हैं। अवे फ्रॉम क्रिएटिव एक्टिविटीज़, जो भी कल्चरल एक्टिविटी होती हैं, जो साहसिक एक्टिविटी होती हैं, उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि अकेला रहना पसंद है ना। फिजिकल पुअर बैलेंस,
पुअर बैलेंस का मतलब या तो हाइट बहुत कम है या हाइट बहुत अधिक है, या तो वेट बहुत अधिक है या वेट बहुत कम है। एंड बैड पोस्चर, शरीर की विकृति सही नहीं रहती। डिले फाइन मोटर कंट्रोल, यानी जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं रहता। रिएक्शन टाइम अनबैलेंस हो जाता है। डिले ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, जो आपका चक्रीय विकास होना चाहिए शरीर का और मस्तिष्क का, वो अवरुद्ध हो जाता है, वो रुक जाता है। पुअर कोऑर्डिनेशन, समन्वय नहीं बना पाते, न समय के साथ न समाज के साथ। डू नॉट एंगेज इन क्रिएटिव प्ले, इम्बैलेंस। फिजियोलॉजिकल, सोशल आइसोलेशन, समाज से अलग हो जाते हैं, समाज से कट के रहते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं लेते वो। डिप्रेशन, तनाव में रहते हैं। एंजाइटी, चिंता सताती है, भय रहता है, डर रहता है उनके अंदर। एग्रेशन, क्रोध रहता है, कोई उनको टोके नहीं, कोई उनको रोके नहीं। फियर फ्रॉम क्राउड, भीड़ से डर लगती है। स्टेज पे थॉट नहीं बोल सकते, स्टेज पे न्यूज़ नहीं रीड कर सकते, स्टेज पे प्रेयर के लिए नहीं आ सकते। इस प्रकार की उनकी भावना होती है। अगर टीचर कहता है कि आप आ जाइए, नहीं सर आज नहीं, कल, चल भाई तू चल, तू सुना, तू कर, ये कर, वो कर। इस प्रकार की आदतें उनकी हो जाती हैं। फियर फ्रॉम सडन टच, जो मैं अभी बात कर रहा था, उन्हें डर लगता है कहीं टीचर मुझसे कुछ पूछ ना ले, कहीं टीचर मुझसे क्वेश्चन ना सुन ले। तो ये आपके सारे के सारे एसपीडी के सिम्टम्स होते हैं। कॉज कैसे हो जाती है एसपीडी? जेनेटिक होती है, अबनॉर्मल ब्रेन की वजह से हो जाती है, इंजरी की वजह से हो जाती है, फूड एलर्जी हो जाती है, इन्वायरमेंट हो जाता है इसका एक बहुत कारण। एक्सपायरी ड्रग, अगर आपने एक्सपायरी ड्रग ले ली तो वो इन्फेक्शन कर जाती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ये, आपकी जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका विकास ठीक से नहीं हो पाता। डिफरेंट ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है एंड लाइट साउंड होता है। नंबर 3 हम कर रहे हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित डिसऑर्डर है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है मेरे बच्चों? इसके सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ। किसके? ASD का, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के। डिफिकल्टीज विथ कम्युनिकेशन, बोल नहीं पाते, अपने विचारों को साझा नहीं कर पाते। डिफिकल्टीज विद लैंग्वेज, रीडिंग नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते चीज़ों को।